हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी गाइड। और आज की डेट है 21 दिसंबर और हम देखेंगे क्या क्या करंट अफेयर्स हैं द हिंदू में। तो वीडियो ज़रूर लाइक करें और चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी साथ साथ में ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं क्या क्या न्यूज़ में। सबसे पहले ये न्यूज़ आई है जहां गगनयान जीवन मिशन के बारे में बात की गई है, जो कि अनक्रूड टेस्ट मिशन है। जो गगनयान मिशन जो कि क्रू मेंबर्स वाली मैंड मिशन रही उसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटी और कैपेबिलिटीज़ पता चलेगी इस पर्टिकुलर गगनयान जीवन मिशन से। तो हमारी प्रीलिम्स के लिए क्या इम्पोर्टेंट है गगनयान मिशन, उसे देखेंगे। तो गगनयान मिशन क्या है? तो ये इंडिया की ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है जिसमें 3 क्रू मेंबर्स को सेंड किया जाएगा 400 किलोमीटर की ऑर्बिट में 3 दिन 3 डेज के लिए। ठीक है, तो 3 मेंबर 3 डेज और 400 किलोमीटर। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। फिर बाद में उन्हें 3 दिनों के बाद सेफली अर्थ पे लैंड करा दिया जाएगा इंडियन सी वाटर्स के थ्रू। अब कौन सी रॉकेट को आइडेंटिफाई की गई है गगनयान मिशन के लिए? तो LV-M3 रॉकेट को आइडेंटिफाई की गई है। और मेन एम क्या है गगनयान मिशन की? कि इंडिया बाद में खुद की इंडियन स्पेस स्टेशन बिल्ड कर सके। ठीक है, अब ये गगनयान मिशन के अंदर कुछ अन क्रूड मिशन भी हैं और एक इसमें क्रूड मिशन है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। अब गगनयान जीवन के बारे में बात की गई है, ये क्या है? तो ये अन क्रूड मिशन है गगनयान के अंदर। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। अब बढ़ेंगे आगे। अब ये पर्टिकुलर एक न्यूज़ आई है जहाँ पे 2 अंडर सी केबल्स को इस्टेब्लिश किया जाएगा, यानी इसे लॉन्च किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? ताकि इंडिया की डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ सके। ठीक है, अब कनेक्टिविटी की अगर बात आ रही है तो हम इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के बारे में समझेंगे। ठीक है, क्योंकि इनडायरेक्टली ये आपसे पूछी जा सकती है। तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यानी ITU ये एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की। रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ों में? तो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ में। ठीक है, ये उस चीज़ से ये कंसर्न रखती है। इस्टेब्लिश कब हुई है? तो 1865 में। आप देख सकते हैं बहुत पहले ये इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, और पहले इस्टेब्लिश हुई थी एज अ इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन के जैसे। ठीक है, जो कि इसे एक पुरानी यूनाइटेड नेशन की एजेंसी, ओल्डेस्ट यूनाइटेड नेशन की एजेंसी बनाती है। अब हेडक्वार्टर्स ITU यानी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की कहाँ है? तो इसकी हेडक्वार्टर्स जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, ये आपको याद रखनी होगी। और ITU के द्वारा ABCDE करके कुछ रीजन डिफाइन किए गए हैं। ठीक है, तो इंडिया कौन सी रीजन में आती है? तो इंडिया रीजन में आती है, ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। और इंडिया मेंबर है ITU की कब से? तो 1869 से ही मेंबर है। तो आप देख सकते हैं ये बॉडी कब बनी? यूनियन 1865 में बनी। और इंडिया इसकी मेंबर कब बनी? तो 1865 में बनी ITU। और इंडिया कब इसकी मेंबर बनी? तो 1869 में बनी। आप सोच सकते हैं कितनी पुरानी है, यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एक एजेंसी है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, ये मैप में हम समझेंगे कौन कौन से कंट्री मेंबर है। तो यहाँ देख सकते हैं जितनी भी कंट्रीज़ हैं ग्रीन कलर में रिप्रेजेंट की गई है, सारी की सारी ITU की मेंबर है। तो देख सकते हैं सारी ही कंट्रीज़ हैं मेंबर इसकी। ठीक है, अब बढ़ेंगे आगे। अब ये एक पर्टिकुलर न्यूज़ आई है जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने विज़िट किया कुवैत कंट्री को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। क्यों इंपॉर्टेंट न्यूज़ है? क्योंकि 40 इयर्स बाद ऐसे कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कुवैत कंट्री को विज़िट किया है। ठीक है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या बात की गई है? यहाँ पे बात की गई है इस न्यूज़ में कि इंडिया अपनी जो ट्रेड और डिफेंस टाइज हैं वो बूस्ट करना चाहती है। ठीक है, वो ज़्यादा बढ़ाना चाहती है कुवैत कंट्री के साथ। ठीक है, दूसरी चीज़, मीटिंग क्यों करना ज़रूरी था? क्योंकि जो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल है जिसके बारे में अभी हम देखेंगे, उस कंट्री को अभी हेड कौन कर रहा है? तो कुवैत कंट्री कर रही है, राइट। इसीलिए जो कुवैत कंट्री चेयर कर रही है GCC को, जिसकी वजह से भी कुवैत कंट्री एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है जिस पे इंडिया को फोकस करना चाहिए। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं। और अभी 45 इंडियंस की जो किल्ड भी हो गए थे वहाँ, उनकी डेथ हो गई थी। कैसे? तो बिल्डिंग की में जो एक बिल्डिंग में हाउस सॉरी एक बिल्डिंग में फायर लग गई थी, राइट, आग लग गई थी, जिसकी वजह से 45 इंडियंस की डेथ हो गई थी। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर ने कुवैत कंट्री को विज़िट किया। अब यहाँ पे थोड़ी बहुत और जानकारी की गई है कि बताई गई है कि GCC कंट्रीज़ के साथ जो इंडिया की ट्रेड है वो 184.46 बिलियन
की रही थी 2022 फिनेंशियल ईयर में। तो ये सारी कुछ बातें की गई हैं। अब प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है जीसीसी, ठीक है, जीसीसी। दूसरी चीज़, ये कुवैत कंट्री कहाँ है? क्योंकि ये पर्शियन गल्फ में आती है, और पर्शियन गल्फ में कौन कौन सी कंट्री की बाउंड्री शेयर होती है? तो ये दो चीज़ें हैं जिसे हम देखेंगे, ठीक है। और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है कि इंडिया और जीसीसी कंट्री की ट्रेड थी वो 184.46 बिलियन थी फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए, ठीक है। ट्रेड टाइज थोड़ी अच्छी यहाँ देख सकते हैं आप, ये सारी चीज़ आप कोट कर सकते हैं। और वैसे भी मेंस में तो क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है कोई कंट्रीज के रिलेटेड, जैसे मान लेते हैं कुवैत पे न्यूज़ है, और ये देख सकते हैं कि 43 ईयर्स लेटर इंडिया के कोई प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया है कुवैत कंट्री को, राइट। तो आ सकती है कि कुवैत और इंडिया की क्या सिग्निफिकेंस है, या कुवैत की क्या सिग्निफिकेंस है इंडियन इकोनॉमी पे या रिलेशंस पे। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकती हैं इंटरनेशनल रिलेशन वाले टॉपिक पे। और अगर आपकी पॉलिटिकल साइंस अगर ऑप्शनल है तो उसमें भी ये इम्पोर्टेंट कुवैत कंट्री के बारे में इंपॉर्टेंस वगैरह पूछी जा सकती है, ठीक है। तो इस वो तो अलग डायमेंशन हो गई। आप प्रीलिम्स के हिसाब से देख रहे हैं तो प्रीलिम्स के हिसाब से अभी हम जीसीसी को देखेंगे, ठीक है। तो ये सबसे पहला कंट्री अब जाने कहाँ है, तो ये है कुवैत, जो कि पर्शियन गल्फ में आती है, ठीक है। और ये है इंडियन ओशियन, ये आप समझ सकते हैं, ये है पाकिस्तान, ये है ईरान, ठीक है, ये है इराक। तो यहाँ देख सकते हैं कुवैत कंट्री की, ये है सऊदी अरेबिया, ठीक है, यहाँ मेंशन नहीं है, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए, पर ये है सऊदी अरेबिया। तो इराक और सऊदी अरेबिया से बाउंड्री शेयर होती है कुवैत की। और इधर पर्शियन गल्फ से, अब पर्शियन गल्फ में कौन कौन सी कंट्री आती है ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स में आ सकती है। अब ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्टली कुवैत कुवैत के बारे में पूछी जाए, ठीक है। कुवैत के बारे में ऐसे पूछने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि कंट्री के बारे में क्या ही आएगी, राइट। पर इस ये जीसीसी की पार्ट है, ठीक है, जीसीसी के अंदर कुवैत आती है, तो जीसीसी के बारे में या तो पूछ ले, या तो ये पर्शियन गल्फ के बारे में, ठीक है, इंटर रिलेट करके। तो पर्शियन गल्फ की बाउंड्री कौन कौन सी कंट्री से शेयर होती है? तो ये है ईरान से होती है, इराक से होती है, कुवैत से होती है, सऊदी अरेबिया से होती है, बहरीन से होती है, ठीक है, कतर से होती है, और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से होती है, ठीक है। ये कुछ कंट्रीज़ हैं जिनकी बाउंड्री शेयर होती है। ये है गल्फ ऑफ अमान, और ये है इंडियन ओशियन, ठीक है। अब हम जीसीसी के बारे में देखेंगे। तो जीसीसी क्या है, यानी गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, ये क्या है? तो ये एक रीजनल और इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है, ठीक है, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, ये आप याद रखेंगे। अब इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज मेंबर हैं? तो बहरीन है, ठीक है, कतर, कुवैत है, ओमान है, कतर है, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। तो ये कुछ कंट्रीज हैं जिससे आपको याद रखनी होगी। तो बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है, ये जीसीसी के अंदर है। ये काउंसिल की मेन हेडक्वार्टर्स कहाँ है? तो हेडक्वार्टर्स याद रखनी होगी, रियाद, सऊदी अरेबिया में है। और जीसीसी कब क्रिएट की गई थी? तो 1981 में इसे क्रिएट किया गया था, ठीक है। और जीसीसी की जितने भी मेंबर्स हैं वो मोनार्कीज़ हैं, ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। नेगेटिव स्टेटमेंट इसे करके पूछी जा सकती है कि कुछ कंट्रीज ही मोनार्की है, बाकी यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है या गवर्नेंस है, ऐसा आ सकता है, इसलिए ध्यान रखना इस चीज़ पे। अब इस मैप से हम समझेंगे कौन कौन से कंट्री मेंबर हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, कुवैत है, सऊदी अरेबिया है, बहरीन है, कतर है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, और ओमान कंट्री है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी होगी, क्योंकि पूछ सकती है कि इंडिया इसके मेंबर है, ऐसे आ सकती है, क्योंकि ऐसे यूपीएससी पूछती है, क्योंकि तो इस चीज़ों पे ध्यान देनी है। अब बढ़ेंगे आगे। अब ये पर्टिकुलर एक न्यूज़ आई है जहाँ पे हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री ने कुछ पैक्ट यानी कुछ अग्रीमेंट वगैरह साइन की है ट्रेड से, ठीक है, ट्रेड डिफेंस से रिलेटेड। जहाँ पे यहाँ देख सकते हैं कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने साइन किया 7,629 करोड़ की पैक्ट, और 100 किस चीज़ के लिए? तो 100 आर्टिलरीज गन्स के लिए। अब ये आर्टिलरीज गन एक इसमें मेंशन है जो कि हमारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, जिसकी नेम है K9 वज्राट, वज्रा टी, ठीक है। ये आर्टिलरी गन है, ये याद रखेंगे, क्योंकि कभी कभी यूपीएससी पूछती है कि रिसेंट टाइम्स में ये न्यूज़ में थी, ये टर्म ये किस चीज़ से रिलेटेड है। तो याद रखेंगे ये आर्टिलरी गन है, K9 वज्रा टी, क्योंकि डिफेंस वाली चीज़ें भी यूपीएससी पूछ रही है, इसलिए पता होना चाहिए इसके बारे में। अब बढ़ेंगे आगे। अब ये पर्टिकुलर एक छोटी सी आर्टिकल है जहाँ पे फसाई यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट किया है कि रिजेक्टेड और एक्सपायरी फूड आइटम्स को सर्कुलेट ना करें पब्लिक कंजम्पशन के लिए। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं इनके द्वारा। अब फसाई के बारे में एक क्वेश्चन आई थी प्रीलिम्स में,
तो ज़रूरी नहीं है कि दोबारा नहीं आ सकती है, दोबारा भी आ सकती है, इसलिए इसके बारे में पता होना चाहिए। या इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि कौन सी अथॉरिटीज़ हैं जो करेंटली रेगुलेट कर रही हैं फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स के लिए, राइट। या मीन्स में भी आ सकती है कि फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की क्या पोजीशन रही है अब तक। तो मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू के लिए और प्रीलिम्स के लिए भी। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है फसाई, ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आती है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आती है। अब रेगुलेट करती है मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, इंपोर्ट ऑफ फूड आर्टिकल्स, ठीक है। यहाँ याद रखने की इंपोर्ट भी से भी को ये रेगुलेट करती है, ठीक है, फूड आर्टिकल्स की इंपोर्ट भी, ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को। और फूड स्टैंडर्ड और फूड सेफ्टी को ये इंश्योर करती है विद इन कंट्री। अब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसे इस्टेब्लिश की गई थी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत। और फसाई को हेड कर किया जाता है नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन के साथ, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, ना ही कि हेल्थ मिनिस्ट्री इसे हेड करती है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब बात की जाए फंक्शंस, तो फंक्शंस क्या क्या है फसाई की। तो फ्रेम करती है रेगुलेशन जो भी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की होती है, गाइडलाइंस वगैरह प्रोवाइड करती है, लेबोरेटरीज को भी गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है फूड टेस्टिंग के लिए। साइंटिफिक एडवाइस और टेक्निकल सपोर्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है अगर कुछ फूड वगैरह पे अगर कुछ रेगुलेशन लगा रही है गवर्नमेंट तब। और डेवलपमेंट भी प्रोवाइड करती है, कंट्रीब्यूट करती है डेवलपमेंट भी अगर इंटरनेशनल टेक्निकल स्टैंडर्ड की बात की जाए फूड में, उस चीज़ों में। और कलेक्ट और जो भी डेटा वगैरह करेक्शन करनी होती है फूड कंजम्पशन या फूड की कंटामिनेशन या इमर्जिंग जो भी रिस्क होगी फूड से रिलेटेड, उस सारी चीज़ों पे डेटा भी कलेक्ट करती है। और प्रमोट करती है अवेयरनेस भी कि कौन कौन सी चीज़ें ठीक है ह्यूमन हेल्थ के लिए या फूड सेफ्टी के लिए और न्यूट्रिशन के लिए, क्या क्या चीज़ें हैं इंडिया के अंदर हेल्पफुल है, राइट, उसके लिए ये अवेयरनेस भी फैलाती है। तो ये कुछ इसकी फंक्शंस हैं। क्योंकि यूपीएससी में ये भी ट्रेंड देखा गया है कि जैसे डायरेक्ट ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, फैक्ट पे तो क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है, साथ साथ में कभी कभी फंक्शंस पे भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है। क्योंकि मोस्टली क्या होती है कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स फंक्शंस वगैरह पे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। वैसे ये मेंस की पार्ट है, फिर भी फंक्शंस भी देखना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि एक बार आईएमएफ पे क्वेश्चन आई थी, उसमें फंक्शंस यूपीएससी ने पूछा हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पे एक बार आई थी, उस पर भी फंक्शंस के बारे में पूछा हुआ था। तो फंक्शंस के बारे में भी हमें साथ साथ में जानना ज़रूरी है कुछ कुछ बॉडीज़ की। अब बढ़ेंगे आगे। अभी इंटरनेशनल पेज पे न्यूज़ है जहाँ पे रशिया ने स्ट्राइक किया है, ठीक है, यूक्रेन पे। क्यों किया है? क्यों ये इसलिए किया है क्योंकि यूक्रेन ने अटैक किया था रशिया पे, जो आम, एक मिसाइल है यूनाइटेड स्टेट की जो मिसाइल है, जिसे ATACMS के नाम से हम जानते हैं, इसी से अटैक किया था रशिया पे। तो रशिया का कहना है कि अब यूक्रेन कंट्री ने क्यों अमेरिकन मिसाइल को यूज़ किया, यूएस मेड मिसाइल मिसाइल को क्यों यूज़ किया, इसी की रिटेलिएशन में दोबारा रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया, जिसमें एक की डेथ और 12 इंडिविजुअल की इंजरी हो गई, राइट। अब ये मिसाइल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ चुकी है, ठीक है। क्योंकि मिसाइल की अगर बात की जाए तो 2018 में ऐसी ही एक मिसाइल थी जिसे हम थार्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है। उस पर डायरेक्टली क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ था कि ये थार्ड रिसेंटली टाइम्स में देखी गई है मिसाइल, ये किस कंट्री की ये मिसाइल है। वहाँ पे नॉर्थ कोरिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स और एक और कंट्री के बारे में, जापान शायद थी उसमें मेंशन। तो उसकी आंसर थी यूनाइटेड स्टेट। तो ये अब दोबारा ऐसी मिसाइल है, और आपको तो पता होगा कि इन रशिया और यूनाइटेड स्टेट की कन्फ्लिक्ट तो वैसे भी फेमस है पूरी वर्ल्ड वाइड, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ी याद रखेंगे। ATACMS मिसाइल ये यूनाइटेड स्टेट की मिसाइल है। अब बढ़ेंगे आगे। अब ये इकॉनमी पेज पे न्यूज़ आई है जहाँ पे बात की गई है कि ग्रोथ तो ग्रोथ रेट तो स्लो है इंडिया में, पर फूड इन सॉरी इन्फ्लेशन, महंगाई की सिनेरियो ज़्यादा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बताई गई हमारे फॉर्मर आरबीआई गवर्नर के द्वारा। अब इसमें बात की गई है, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। तो उसे हम देखेंगे क्योंकि इनके द्वारा 25 बेसिस पॉइंट की रेट कट के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो हम देखेंगे एमपीसी के बारे में। एमपीसी के बारे में वैसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ था, बहुत ही आसान क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ था, ठीक है। कि एमपीसी काम क्या करती है, दूसरी चीज़ पूछा हुआ था यूपीएससी ने कि ये 10 मेंबर बॉडी है, जबकि यहाँ देख सकते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में सिक्स सिक्स मेंबर होते हैं, सिर्फ 6 मेंबर
ये कमिटी होती है, ठीक है। तो ये दो चीज़ों पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ था, और भी डिटेल में हम देखेंगे इसके बारे में, ताकि अगर और किसी टाइप के बेसिक भी क्वेश्चन आती है तो हम सॉल्व कर पाए उससे। तो अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को कैसे लाया गया, तो सेक्शन 45ZB को लाई गई, ठीक है, जो कि अमेंडमेंट थी आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर। तो सेक्शन 45ZB के तहत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को लाई गई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर्ड थी कंस्टिट्यूट करने के लिए 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो याद रखनी है 6 मेंबर कमेटी होती है। अब 6 मेंबर में कौन कौन होते हैं वो हम देख लेते हैं। आरबीआई के गवर्नर होंगे चेयरपर्सन, ठीक है, फिर आरबीआई के डिप्टी गवर्नर होंगे, और एक ऑफिशियल मेंबर होंगे जो कि नॉमिनेट किए जाएंगे आरबीआई बोर्ड के द्वारा। तो तीन तो ये हो गए, और तीन जो रिमेनिंग जो रहेंगे इंडिविजुअल मेंबर रहेंगे, उससे नॉमिनेट या कौन नॉमिनेट करेगा उसे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट के द्वारा तीन नॉमिनेट किए जाएंगे, और तीन रहेंगे इसके अंदर जो कि आरबीआई गवर्नर चेयरमैन रहेंगे, आरबीआई डिप्टी गवर्नर, और एक ऑफिशियल मेंबर रहेंगे जो कि नॉमिनेट किए जाएंगे आरबीआई बोर्ड के द्वारा। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर जो मेंबर्स रहते हैं वो 4 ईयर टर्म के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, याद रखनी है, जो कि एलिजिबल नहीं है रीअपॉइंटमेंट के लिए। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रिप्लेस किया है जो टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी थी उसे। पहले टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी थी, ठीक है, फिर बाद में इसे रिप्लेस करके मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई, ठीक, ये चीज़ याद रखेंगे। अब कोरम की बात की जाए यानी अटेंडेंस वगैरह की बात की जाए, तो अगर 4 मेंबर कम से कम प्रेजेंट रहेंगे तभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग को कंडक्ट किया जाएगा। अगर 4 से कम है तो मीटिंग इसकी कंडक्ट नहीं की जा सकती है। और हर 6 मंथ पे रिजर्व बैंक पब्लिश करती है मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट, ठीक है। और जो भी मेंबर्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर, उनके पास एक वोटिंग राइट होती है। सिर्फ गवर्नर के पास, यानी जो कि चेयरपर्सन होते हैं, उनके पास एक और दो वोट होती है, ठीक है, एक कास्टिंग वोट भी होती है। अगर केस आती है टाई की, तो वैसे में कास्टिंग वोट गवर्नर यानी चेयरपर्सन जो रहते हैं वो उसे कास्ट कर सकते हैं, ठीक है, एक एडिशनल एक वोट कास्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, गवर्नर के बाद दो होती है और बाकी मेंबर्स के पास एक ही होती है। अब ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है, किस किस चीज़ों पे काम करती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, तो इन्फ्लेशन टारगेट वगैरह करती है ये, और कोशिश करती है कि जो महंगाई है वो 4% ±2% के ही लेवल पे रहे। और क्या काम करती है, तो प्राइस स्टेबिलिटी में वर्क करती है, और जो पॉलिसी इंटरेस्ट रेट है उसे डिटरमाइन करती है। तो यूपीएससी ने क्या पूछा था कि प्राइस स्टेबिलिटी पे वर्क करती है एमपीसी। दूसरी चीज़, ये 10 मेंबर बॉडी है, तो यहाँ देख सकते हैं ये 6 मेंबर बॉडी है, ठीक है, ये सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा क्या ही डिटेल में आपसे पूछेगी यूपीएससी इस पे, क्योंकि ये तो नॉर्मल एक कमेटी है, राइट, कमेटी के बारे में ज़्यादा डीप में यूपीएससी नहीं पूछती है। अब बढ़ेंगे आगे। तो यही सारी थी द हिंदू न्यूज़पेपर में करंट अफेयर्स कवर्ड। उम्मीद करूँगा कुछ आपने सीखा है। तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, और चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो चैनल को भी ज़रूर साथ साथ में सब्सक्राइब करें। अगर आप शेयर करना चाहते हैं, कोई भी ऐसे इंडिविजुअल हैं आपको लगता है उनके लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकती है वीडियो, तो शेयर भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं कल की न्यूज़ एनालिसिस में। टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।